हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके इंग्रेडिएंट के कंसंट्रेशन, साथ में उनकी क्लासेस और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्रम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, तो आपको आज के सीरीज में जो नया पैटर्न हमने फॉलो किया है उसके रेस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करते हुए उसके थ्रू समझाऊंगा इसके काम करने के तरीके को, पूरी फार्माकोलॉजी को। आज के इस रिव्यू वीडियो के लिए हमने एक मेडिसिन लिया है जिसका जो ब्रांड नेम यहाँ पे आप देख सकते हो वो है चेस्टोन। चेस्टोन एक एक्सपेक्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज ब्रांड नेम। तो हमारा मतलब होता है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो आखिर देखिए कि इस चेस्टोन के अंदर कौन कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे अपना काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस चेस्टोन। इस चेस्टोन को बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। इसके तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है ग्वानिफेनेसिन, तीसरा है आपका क्लोरफेनारामीन मेलिएट, और इन सब का ये एक सिरप है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेंट। इसका मतलब क्या है कि ये कफ को एक्सपेल करने का काम करता होगा। कफ क्या है, कफ को एक्सपेल करने वाले ड्रग कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पहला वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कफ। ये जो कफ देख रहे हैं आप, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा फॉलो किया जाता है। जब कभी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनऑथोराइज रूप से एंट्री कर रही है, हमारा ब्रेन जो है इसको लोकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये ब्रेन वापस से मैसेज भेजता है आपके कफ सेंटर के थ्रू कि इसको आपको एक्सपेल कर देना है। तो इस तरीके से जो कफ का आ रहा है साइकिल, ऐसा बना हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि कोई भी एफरेंट इंपल्स आ रहे होंगे पर्टिकुलर पार्ट से, ये ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा और इसके रेस्पेक्ट में एक रिफ्लक्स कफिंग का एक्शन कॉज करेगा, जिससे आपके जो मसल्स हैं लंग्स के वो एक्सपांड रिलैक्स हो गए और प्रेशर के साथ उसको आपके मुंह से, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक मेन कफ होता है। लेकिन कफ जैसे हम बात करते हैं वो कई अलग अलग तरीके के होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। अगर आप बात करोगे तो एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट का मतलब है जो तुरंत हो रहा है और जल्दी ही ठीक हो सकता है, और क्रोनिक मतलब जिसके होने में टाइम लग रहा है और ठीक होने में भी टाइम लगेगा। अगर आप इसके नेचर के हिसाब से बात करोगे तो ये ड्राई कफ या तो वेट कफ के हिसाब से हो सकता है। ड्राई का मतलब है जिसमें कोई भी फेल्गम म्यूकस नहीं बन रहा हो, और वेट का मतलब है जिसमें म्यूकस बन रहा होगा। अब यहाँ पे ड्राई कफ और वेट कफ को ही हम समझ सकते हैं आज के वीडियो के रेस्पेक्ट में। ड्राई कफ ये इरिटेटिव सब्सटेंस हो सकता है, टस्क हो सकता है, और वेट कफ में म्यूकस हो सकता है। और कई बार जब आप बात करते हो वेट कफ की तो वो इतना गाढ़ा, इतना चिपचिपा, इतना विस्कस बन जाता है कि उसे हम एक्सपेल नहीं कर पाते। आपके लंग्स में अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं और आपको समझाऊं कि आपका लंग्स है और इस लंग्स में काफ़ी सारे कफ जमे हुए हैं, ये जो डॉट 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 मैं आपको बनाता हुआ नजर आ रहा हूं, मान लेते हैं कि ये कफ है जिनके विस्कोसिटी, कफ मतलब यहाँ पे हम कफ जनरली बोल देते हैं, ये इसका मतलब है म्यूकस। ये म्यूकस है और म्यूकस इतना गाढ़ा है कि इसको हम एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनको हम थोड़ा सा थिन करें, लेस विस्कस करें, ताकि इजीली एक्सपेल करने लायक हो जाए। तो इसको ऐसा करने के लिए हमको कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा वो तो आप आज के ड्रग में देखोगे। तो तीनों ड्रग का कौन कौन सा कैटेगरी है वो पहले देख लेते हैं। पहला ड्रग है आपका ब्रोमहेक्सिन। अब अगर आप लोकेट करो कि वेयर इज ब्रोमहेक्सिन, तो मैंने इसे ग्रीन कलर के बाउंड्री से कवर अप किया है। ये रहा हमारा ब्रोमहेक्सिन। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये म्यूकोलाइटिक्स को बिलोंग कर रहा है। इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये है म्यूकोलाइटिक। और म्यूकोलाइटिक फिर किसके अंदर आ गया? ये आपका एक्सपेक्टोरेंट, जैसे हम म्यूकोकाइनेटिक भी बोल सकते हैं, और यहां पे तो लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है। दूसरा जो ड्रग है ग्वानिफेनेसिन, ये रहा यहाँ पे। ये भी ग्वानिफेनेसिन किसी के अंदर है? ये भी अंदर है सिक्रीशन इनहेंसर के अंदर, और फाइनली ये भी अंदर है एक्सपेक्टोरेंट के। तो ये एक्सपेक्टोरेंट की क्लास को भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका क्लोरफेनारामीन। ये रहा आपका क्लोरफेनारामीन, और ये इसके किसके अंदर इंक्लूडेड है? ये एंटी हिस्टामिन्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि फर्दर अगर आप देखोगे क्लास तो वो एंटी टसिव या कफ सेंटर सप्रेशन के अंदर यूज किया गया है। एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी इसकी क्या है और कैसे काम करती है। अब एक एक करके पकड़ते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। पहला जो हमारा ड्रग था वो था ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ये ब्रोमहेक्सिन किस कैटेगरी में है? ये है म्यूकोलाइटिक के कैटेगरी में। और एक्सपेक्टोरेंट इसके मेन क्लास के एग्जांपल हैं। एक्सपेक्टोरेंट को हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक मतलब क्या है? ऐसे एजेंट जो कि म्यूकस को काइनेटिक यानी कि एनर्जी मूवमेंट दे दे और उसे एक्सपेल करने का काम करे, तो वो म्यूकोकाइनेटिक कहलाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक आपके हाथ का एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपके हाथ में पकड़ने की कैपेसिटी। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? जो आपका हाथ है ना जिसमें आप कोई चावल या रेत पकड़ते हो, हथेली बोल सकते हैं। चलो, एक हथेली एक हाथ का ये है, एक हथेली दूसरे हाथ का ये है।
अगर इसमें आपने पानी रख दिया, इस हथेली पे आपने जस्ट सिंपली H2O पानी रखा और दूसरे वाले में आपने फेविकोल को रखा हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी अगर हम चाहें तो सेम रख सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद में अगर आपसे कहूं कि अपने हाथ को इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, फेंकने की कोशिश करिए, जैसे आप किसी को पत्थर से फेंक रहे हो वैसे इसको फेंकने की कोशिश करिए, तो आप पाओगे कि ये जो एक हाथ जिसमें आपने वाटर रखा था इजीली स्प्रेड आउट हो जाएगा, वहां तक फेंका जाएगा, जबकि जिस हाथ में आपने हथेली पे फेविकोल रखा था वो मूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फेविकोल है बहुत ज़्यादा विस्कस है और इसके बॉन्ड्स जो हैं आपके हाथ के साथ इस तरीके से बाइंड बना लेंगे कि चिपक चुके होंगे और इसे फेंकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम थोड़ी देर बाद एक काम करें कि किसी ड्रॉपर की सहायता से, ये अगर आपका ड्रॉपर है तो इस ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद वाटर इस पे डालते जाएं तो धीरे से ये पतला होता जाएगा और थोड़ी देर बाद ये भी एक्सपेल करने लायक बन जाएगा। तो पूरा जो खेल था एक्सपेल होने का या नहीं होने का वो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट थी। तो अब ये जो क्या करेंगे, जो म्यूकोकाइनेटिक है ना, यही तो म्यूकोकाइनेटिक है जो काइनेटिक यानी कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। पहले नहीं हो रहा था मूवमेंट, अब उसको आपने म्यूकोकाइनेटिक दिया, तो म्यूकोकाइनेटिक देने से जो म्यूकस थे, जो चिपचिपे पदार्थ थे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो मूव करने लगे। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज अ म्यूकोकाइनेटिक और एक्सपेक्टोरेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके ब्रोमहेक्सिन का, तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सब कैटेगरी है वह है म्यूकोलाइटिक। अब इसको भी समझिएगा, अगर आपको हड़बड़ी है तो आप यहाँ से छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन समझना है तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। म्यूकोलाइटिक दो शब्दों से बना है। पहला है आपका म्यूको, स्टैंड फॉर म्यूकस, और दूसरा है लाइटिक्स यानी कि उसको ब्रेक करने वाला। अब यही फेविकोल का एग्जांपल मैंने दिया था ना, अब समझते हैं म्यूकोलाइटिक्स के बेसिक काम करने के तरीके को। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉल है, एक बर्तन है, इस बर्तन पे आपने कोई भी आइटम को रखा हुआ है, ठीक, जो अभी यहाँ पे तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके म्यूकस को। तो ये जो गोल गोल मैंने बनाए हैं वो म्यूकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन म्यूकस में आपस में एक बाइंड होती है, बॉन्ड होता है, जिसके कारण से वो बंधे हुए होते हैं, थिक होते हैं, विस्कस होते हैं। ऐसा समझो इसको। अगर मैं अलग अलग बना दूं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आपके म्यूकस हैं तो इन म्यूकस के बीच में एक इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इनको आपस में इस तरीके से बाइंड करके रखेगा कि एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और बहुत थिक रहेंगे और ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब इसमें आप फोर्स लगाओगे, आप कफिंग लगाओगे, तो ये जो फोर्स है वो इस फोर्स को इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि ये इनको तोड़ करके इसको मूव करा दे और म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट हो सके। तो इनके बीच के जो फाइबर्स नेटवर्क हैं हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उसी का काम करने वालों को बोलते हैं म्यूकोलाइटिक्स। तो ये जो आपका ब्रोमहेक्सिन है वो क्या करेगा, देखिए इन दोनों के बीच के बॉन्ड्स को इस तरीके से तोड़ते जाएगा। जो भी बॉन्ड्स हैं जो मैंने बनाया था वो सारे बॉन्ड्स इस तरीके से टूटते जा रहे हैं, और देखिए टूटने की वजह से ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब इसको आराम से एक्सपेल किया जा सकता है, इसको आराम से एक्सपेल किया जा सकता है, इसको भी एक्सपेल किया जा सकता है, और ये सारे इंडिविजुअली इतने लूज हो जाएंगे कि इनको एक्सपेल करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही चीज़ हमने बचपन से पढ़ा हुआ है एक कंसेप्ट के रूप में फिजिक्स में कि 3 स्टेट ऑफ लिक्विड के। अगर आपके पास ये बर्तन है और इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, और इसको अगर आप फ्रिज पे नहीं फ्रीजर पे रखते हो तो ये काफ़ी कम डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है बहुत पास हो जाएंगे और वो सॉलिड यानी कि बर्फ़ का रूप ले लेगा। इसे अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करने से ये जो इनके बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस कम था वो अब गैप क्रिएट करने लगेगा। तो ये अब आपके क्या बन जाएंगे, ये वाटर बन जाएंगे। फिर से इनको अगर आप और हीट करते हो तो हीट करने से इनके बीच की जो मॉलिक्यूल्स का गैप है वो और बाधा हो जाएगा, और इससे ये इवोपरेट होकर के गैस के फॉर्म में निकलने लगेंगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बीच का जो डिफरेंस का कारण है वो उनके बॉन्ड का डिस्टेंस या उनकी स्ट्रेंथ है। यही तो आपके काम करने का तरीका है। तो ब्रोमहेक्सिन इसी तरीके से आपके बीच के म्यूकस के बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसे ईजिली एक्सपेल करने लायक बनाता है, और उसे आप कफ से बाहर एक्सपेल कर देते हो और वो कफ को धीरे धीरे कम करता है। दूसरा जो कॉन्स्टेंट है ग्वानिफेनेसिन, वो ढूंढो कहाँ पे है। ये रहा आपका ग्वानिफेनेसिन, और ये है सिक्रीशन इनहेंसर। सिक्रीशन इनहेंसर अल्टीमेटली है किसके अंदर, एक्सपेक्टोरेंट के अंदर। तो वो कैसे होगा इसको भी मैंने समझाया था, एक बार फिर से समझाता हूँ। ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कटोरा है, हमेशा की तरह यही एग्जांपल हम यूज करते हैं। इस पे फेविकोल आपने रखा हुआ है, ठीक है, दीज आर दी फेविकोल। इनके बीच का बॉन्ड बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण से चिपके हुए। बट अगर हम इस पे क्या करें, एक वाटर का
एक प्रकार से कह लो ड्रॉपर रखा हुआ है और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें वाटर डालते जाएंगे तो ये वाटर क्या करेगा, इनके बीच का जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को धीरे धीरे डाइल्यूट करता चलेगा और धीरे से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जो पानी है इसकी विस्कोसिटी को बहुत कम करता चल रहा है। अब इसकी जगह आप शहद भी ले सकते हो। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, वाटर का सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया है। जब हम इसी गुआनिफेनेसिन को लेते हैं तो ये आपके लंग्स में इस ऐसे सिक्रेशन को स्टार्ट करता है जो कि इस विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस, ये विस्कस है तो इसको हम लोग विस्कस बोल सकते हैं, इसको कम करता चलता है। इसकी विस्कोसिटी कम होगी तो ये इजीली एक्सपेल होने लायक रहेगा। फिर से वही एग्जांपल, ये पहले ऐसे थे, इनके म्यूकस के बीच में ऐसा बॉन्ड था जिसके कारण से हम उसको एक्सपेल नहीं कर पा रहे थे। इसने अब इसके बॉन्ड के बीच को तोड़ दिया, अब ये इंडिविजुअल हो गया, ये एक्सपेल हो जाएगा, ये एक्सपेल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा जो एक्सपेलेशन की प्रॉपर्टी हुई कि इनकी विस्कोसिटी जो है कम हुई तभी वह एक्सपेल कर पाया। ये इसके काम करने का तरीका हुआ। तीसरा जो कॉन्स्टेंट था वह आपका क्लोरफेनारामीन जो कि यहाँ पे है और ये है एंटीहिस्टामिन्स के अंदर, और उसको क्लास देखोगे तो वह आपका कफ सेंटर सप्रेसेंट। इसके दो तरीके हैं काम करने के, मैं दोनों को समझाता हूं। पहले समझाता हूं इसका कैसे ये आपके कफ सेंटर को सप्रेस करता है। जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं ना, क्लोरफेनारामीन हो चाहे डाइफेनहाइड्रामाइन हो या प्रोमेथाजीन हो या सिट्रिजिन वगैरह हो, उनके अंदर थोड़ा सा सेडेशन कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि थोड़ा सा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेडेट करते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका जो कफ सेंटर है जो कि ब्रेन में लोकेटेड है वो सेडेट हो जाता है। तो कफ सेंटर सेडेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे शुरू में मैंने बताया था ये वाला डायग्राम से, वो हमारे ब्रेन में कई अलग अलग एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सेंटर होते हैं। कफ की बात कर रहे हो तो वो कफ सेंटर होता है, अगर आप वोमिटिंग के बारे में बात करोगे तो वोमिटिंग सेंटर होता है। तो हर एक का अपना अपना सेंटर है। यहाँ पे आपका कफ सेंटर है, CC स्टैंड फॉर कप सेंटर। तो जब कभी भी एफरेंट इंपल्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये तुरंत एक्टिव हो जाता है कप सेंटर और आपके लंग्स के मसल्स को ये एक्सपांड रिलैक्स करने का काम करता है ताकि ये कफ करे और जो भी पार्टिकल फंसा हुआ है इसे हम एक्सपेल कर दें, ये काम है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इस सेंटर को सप्रेस कर दो, एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करने वाले सेंटर को ही अगर आप डाउन कर दो तो वो आपका कफिंग कम हो जाएगा। तो ये जो आपका क्लोरफेनारामीन है वो आपके कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है। दूसरा ये काम करता है कि इसके अंदर थोड़ा सा एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आपका कफ एलर्जी की वजह से है तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। उसके लिए क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिका है, देखो हमारे बॉडी में एक सेल है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर पाया जाता है हिस्टामिन। तो इस तरीके से हिस्टामिन इसके अंदर लोकेटेड होते हैं। जब मास्ट सेल के बाइंडिंग साइट पे कोई भी एंटीजेनिक सब्सटेंस आकर के बाइंड होता है इस तरीके से, तो ये जो मास्ट सेल है डीग्रेनुलेट हो जाता है, अंदर का हिस्टामिन निकल करके आता है। हिस्टामिन के दो मेन टाइप होते हैं, H1 और H2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं H1 की क्योंकि H1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, और ये H1 आकर के अपने इस रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस तरीके से बाइंड हो जाता है और इसके बाइंड होते ही एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे एंटीहिस्टामिक ड्रग यूज़ कर रहे हो तो एंटीहिस्टामिक ड्रग इसको इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर देगा, इस हिस्टामिन 1 को इसके ऊपर आके बाइंड होने नहीं देगा। और इस तरीके से जब सारे के सारे ड्रग अपना अपना काम करेंगे तो आपको जो कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूकस था जिसको आप बाहर एक्सपेल नहीं कर पा रहे थे उसे ब्रोमहेक्सिन और गुआनिफेनेसिन ने कम कर दिया। सेंटर जो था आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कफ सेंटर, उसको इसने एंटीहिस्टामिक ड्रग ने क्लोरफेनारामीन ने सप्रेस कर दिया और आपकी कफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से जो आपका ड्रग है, आज का ब्रांड नेम अगर आप बात करो चेस्टोन, तो वह अपना काम करता है। इन सब की यानी कि पूरे जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो फेरेंजियल डिमल्सेंट से लेकर के आपके इस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग तक, सबकी वीडियोस डिटेल पे अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। वहां पे आकर के आप सर्च करके पूरी वीडियोस 1 घंटे के आसपास की होगी वो आप देख सकते हो। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर।